सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक आज आप देख ही रहे होंगे, मतलब तो हमारा बैच पूरा फ्लो में चल रहा, मतलब कॉन्टिन्यूस वे में हम लोग मूव कर रहे हैं। सो आधार एट द रेट ऑफ 2, इसका मतलब है कि आधार सेक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। आधार मतलब आपको बता ही दिया मैंने कि हर चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, आधार, प्रयास और लक्ष्य। तो अभी आधार मतलब हम लोग फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं पूरे चैप्टर का, मतलब चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि क्लास 11th है। हमारे बैच किसके लिए, कौन से बैच के लिए? ऑर्बिटल बैच के लिए, ठीक है। ऑर्बिटल मतलब क्लास 11th। हालांकि जो बच्चे रिपीटर बैच के हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो बच्चे 12th में हैं उनको आईटी मेंस और नीट देना है तो वो भी ये देख सकते हैं। और जो 9th 10th के बच्चे हैं, बेसिकली जो 10th वाले बच्चे हैं, जो 9th से 10th में जाएंगे तो वो अगर वो पहले ही पढ़ लेते हैं तो उनके लिए बेटर है। और 10th वाले तो खैर इनको जानते ही हैं, ठीक है ना। सो ओवरऑल ये जो पूरा सेक्शन है हमारा 10th 11 12 सबको कवर करता है, इवन दैट आपका रिपीटर बैच को भी कवर करता है। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है कि सर आधार लेक्चर 2। तो आधार लेक्चर 1 आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो प्रीवियस जाकर के हमारे चैनल में उस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूअस में वीडियो देखते रहोगे ना तो आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो को आराम से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो आधार लेक्चर 1 में, इस चैप्टर में हमने डाल्टन और रदरफोर्ड की लड़ाई देखी थी, जिसमें जीते थे रदरफोर्ड और उन्होंने डाल्टन को पूरी तरह से कर दिया था डिस्ट्रॉय। तो डाल्टन ने जो भी कुछ कहा वो बाद में गलत साबित हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने उसको प्रूफ भी कर दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि रदरफोर्ड एक स्टेटमेंट दे चुके थे आधार लेक्चर 1 तक में कि कोई भी एटम होता है उसका सेंट्रलाइज्ड जो एरिया होता है वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैरी करता है। मतलब हर एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है, यानी वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस का, ठीक है। सो रदरफोर्ड 4 स्टेटमेंट दे चुके थे, 3 स्टेटमेंट तो डाल्टन को टारगेट करके दिया था। प्लीज़ जाके हमारा आधार लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो 3 स्टेटमेंट तो डाल्टन को टारगेट करके खत्म कर दिया, मतलब उनका पूरा फोकस है डाल्टन को खत्म करना है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई हर एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो वहीं पर एक क्वेश्चन उठा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम एक ऐसा टाइम था 1897 के टाइम का था कि उस समय होता ये था ना कि मतलब सारे साइंटिस्ट बैठ जाते थे और आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उनके सामने प्रूफ करना होता था, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक सजेशन भी दिया था, एक लिंक बोला था कि अ ब्यूटीफुल माइंड एक करके हॉलीवुड मूवी है, आप जाके उसको जरूर देखिएगा, जहाँ पर एक मैथमेटिशियन के बारे में दिखाया गया कि वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आएगी। सो डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने ये बोल दिया कि भाई हर एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज होता है, जिसे पॉजिटिव न्यूक्लियर डेंसिटी होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। हर सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। सो वहाँ पर जो बैठे हुए साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी सारी बातें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तुम खाली इतना प्रूफ कर दो, केवल इतना प्रूफ कर दो कि यस एटम में सेंट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है और उसको आप न्यूक्लियस कह सकते हो, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में न्यूक्लियस का मतलब ही सेंटर होता है, ठीक है। तो इनका मानना था कि हर एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। तो इसको इसने प्रूफ करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा स्कैटरिंग। और हमारा टॉपिक जो आधार लेक्चर 2 है वो अल्फा स्कैटरिंग से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सो चलिए, क्वेश्चन है सर ये अल्फा स्कैटरिंग होता क्या है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो देखो, जो बच्चे अल्फा के बारे में नहीं जानते हैं उनको लेकर मैं थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ। हालांकि ये मैं बोलूँगा लिखूंगा नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी मैं बहुत चीज़ें बोलता हूँ ना, आप अगर लगता है कि इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए तो जरूर उसको नोट कर लिया करें कहीं ना कहीं साइड में, ठीक है, लेक्चर को पढ़ते समय। अल्फा कहाँ से आया सर? एक्चुअली क्या था कि बहुत पहले की बात है, एक थी जिनका नाम था मैडम क्यूरी, ठीक है। हालांकि उससे पहले हेनरी बैकुरेल भी थे। सो हेनरी बैकुरेल ने सबसे पहली बार रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था, याद रखिएगा। हेनरी बैकुरेल इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था, ठीक है। मतलब हुआ ये कि भाई सपोज सिंपल सा चीज़ है, हेनरी बैकुरेल थे साइंटिस्ट, तो हुआ ये कि एक जगह मतलब माइनिंग चल रही थी, तो माइनिंग में कुछ ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट मिले हेनरी बैकुरेल को कि उनको लगा यार ये है क्या, बाकी लोग तो समझ ही नहीं पाए। तो हेनरी बैकुरेल के पास लाया गया, क्योंकि वो एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्वेटर थे, तो उनके पास लाया गया, ठीक है। तो जो तुम्हारे हेनरी बैकुरेल थे, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो हेनरी बैकुरेल थे, तो उनके पास ये ऑब्जेक्ट लाया गया कि सर देखिए ना, ये पता नहीं क्या अलग तरह का ऑब्जेक्ट निकला हुआ है, और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी कर रहा था, चमक भी रहा था। तो हेनरी बैकुरेल कहते हैं ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, अभी रख दो। तो हेनरी बैकुरेल ने क्या किया ना, वो जो अननोन ऑब्जेक्ट जो माइनिंग से निकला ना, उसको क्या किया, एक पर्टिकुलर अलमीरा में रख दिया।
और उस अलमीरा में फोटोग्राफिक प्लेट भी पहले से पड़ा होता। ऑब्वियसली यार जो मतलब बंदा साइंटिस्ट है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उस जिस पर्टिकुलर अलमीरा के जिस ड्रॉर में उन्होंने रखा था ना इस अननोन सब्जेक्ट को जो माइनिंग से निकला था, वहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट भी पहले से पड़ा हुआ था, तो भूल गए। 3-4 दिन बाद उन्हें याद आया कि यार उस अननोन ऑब्जेक्ट था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, अगर कॉस्टली हो तो पैसा कमा लेंगे। तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को निकाला, तो जब देखा तो मतलब उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने ये देखा कि यार उसकी जो मतलब साथ में फोटोग्राफी प्लेट था ना उसका कलर फेड हो रहा है। तो उनको बड़ा अजीब लगा यार ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर और कुछ था भी नहीं, लाइट वाइट थी नहीं कि लाइट से फोटोग्राफी प्लेट का कलर कुछ फेड हो। तो उनको ये डाउट हुआ कि ये ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा है क्या कि ये फोटोग्राफी प्लेट में इफेक्ट डालता है। तो रिसर्च शुरू हुआ भाई। तो रिसर्च जब शुरू हुआ तब उनको पता चला कि जो अननोन ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि कुछ ये जो अल्टीमेट रेज जो होता है ना बार बार रेडिएट करता रहता है विदाउट एनी इफेक्ट, बिना किसी टेम्परेचर, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी कंसंट्रेशन के, क्योंकि उस अलमीरा के ड्रॉर में कोई टेम्परेचर प्रेशर तो फिट किया नहीं गया था। तो तब उनको पता चला कि यार इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रेडिएशन मतलब रेडिएट करता रहता है, क्योंकि विदाउट रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता। तो उनको ये कंफर्म हो गया कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रेडिएशन कोई ना कोई जनरेट करता है, तभी फोटोग्राफी प्लेट में ऐसा इफेक्ट आया है। तो अब उनका ये इंपैक्ट था कि भाई ये कौन सा रेडिएशन होता है, और ये तो समझ ही गए थे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का कोई इंपैक्ट इसमें नहीं होता। तो उन्होंने स्टडी किया। तो जब स्टडी किया तब उनको दिखा कि यार कोई भी जो रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है ना, जितने भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया, भाई जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट उनको दिखाई दिए उनको उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब क्या हुआ सर? एक्टिव का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि जो लगातार रेडिएशन दे ही रहा है, रुका ही नहीं रहा है। जो स्टेबल ऑब्जेक्ट होगा वो कभी भी रेडिएट तो करेगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहेगा? रेडिएशन में तो चीजें डिस्ट्रॉय होती है ना। तो रेडियो एक्टिव का मतलब ये हुआ कि लगातार एक्टिवेट है, और रेडियो मतलब इनसे जो वेवलेंथ निकल रहा है, यानी जो रेजेस निकल रही है उनका जो वेवलेंथ है अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं रेडियो वेव से मैच कर रही है, तो नाम रखा गया रेडियो एक्टिव। ठीक है, सो दिस इज द फिनोमेना कि आखिर ऐसे जो अननोन ऑब्जेक्ट उनको हेनरी बैकरल को माइनिंग से मिला था उसको उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट। और नाम क्यों दिया मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। एक्टिव मतलब क्यों लगातार रेडिएशन दे रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, और रेडियो मतलब इनके जो रेडिएशन निकलते हैं उनका जो वेवलेंथ है वो कहीं ना कहीं रेडियो वेव के साथ वेवलेंथ में कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये कि वो रेजेस जो निकल रहे थे वो कौन से थे, तो हेनरी बैकरल ने उस पर भी रिसर्च किया। लेकिन हेनरी बैकरल जब रिसर्च कर रहे थे ना तो वो उस चीज को पूरी तरह से प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए। तो हेनरी बैकरल को पहला इन्वेंटर माना जाता है किसका? रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट का, कि होते क्या है। और मैडम क्यूरी को माना जाता है कि उन्होंने पोलोनियम और रेडियम जैसे एलिमेंट को डिस्कवर किया था, जो बहुत बड़ा मतलब देखो हेनरी बैकरल के पास एक अननोन ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, एक अननोन ऑब्जेक्ट आया और उसका नाम उन्होंने रेडियो एक्टिव रख दिया क्योंकि उसकी एक्टिविटी थी। लेकिन पहला रेडियो एक्टिव डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो मैडम क्यूरी को जाता है। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसके लिए, उसका नाम था पोलोनियम। खैर वो तो बात की बात है। तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट का नाम रखा, लेकिन उस पर रिसर्च करके ये पता नहीं कर पाए कि रेडिएशन कैसे निकलते हैं, उसमें क्या रेडिएशन निकलता है। तो आफ्टर द हेनरी बैकरल रेडियो एक्टिव जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे स्टडी किया था पहली बार सोडी, फजान एंड रसल ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने बेटा स्टडी किया था? सोडी, फजान एंड रसल ने। और इन्होंने आफ्टर स्टडी ये पाया, ठीक है, काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जितने भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनमें जो एक्टिविटी होती है वो तो रेडिएशन की वजह से होती है। यानी हेनरी बैकरल की बात बिल्कुल करेक्ट है, होती तो वो एक्टिविटी रेडिएशन की वजह से है, लेकिन वो होती क्यों? वो आफ्टर स्टडी ये पता चला कि दुनिया का कोई भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट वो इसलिए रेडिएशन छोड़ता रहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। और माना ये जाता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट अपनी रेडिएशन को लीव करता है, रेडिएशन को छोड़ता हुआ लेड तक पहुंचता है। लेड एक स्टेबल एलिमेंट है, जैसे ही कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने लेड वाली स्टेट में पहुंच जाता है वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। यानी हर रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट का एक टारगेट है कि उसको लेड जैसा बनना है, क्योंकि लेड के बाद ज्यादातर जितने भी एलिमेंट है, लेड का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है आपको पता ही होगा, लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है शायद। तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट हमें मिले वो मैक्सिमम रेडियो एक्टिव नेचर के थे, और ये पाया गया कि रेडियो एक्टिव नेचर के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो लेड तक पहुंच जाते हैं तो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। तो ये इनका स्टडी रिवील करता है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने ये रिवील की कि जो रेडिएशन जनरेट हो रहा है वो 3 तरह का हो रहा है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 तरह के रेडिएशन जनरेट होते हैं रेडियो एक्टिविटी सीरीज में। हालांकि बाद में पता चला कि बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन 3 मेन रीजंस,
तीन मेन रेडिएशन जो थे वो अल्फा, बीटा और गामा थे। तो देखो भाई, क्लियर हो गया आपको कि हेनरी बैकरेल वो बंदा था जो अननोन सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट नाम देता है, क्योंकि उसको पता चला कि उसमें एक्टिविटी है जिसमें वेवलेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली रेडियो वेव के आसपास मिलती है, इसलिए उसका नाम दिया रेडियो एक्टिव। लेकिन उसमें जो रेडिएशन निकल रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए या स्टडी नहीं कर पाए, तो उसको स्टडी किसने किया? सोडी, फैजान एंड रसल ने। और सोडी, फैजान एंड रसल ने आफ्टर स्टडी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिकम्पोज होकर के लेड जैसा होना चाहते हैं, क्योंकि लेड इज ए स्टेबल एलिमेंट। तो हर रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट का जो टारगेट है लेड जैसा होना है, उसके लिए जो उसको करना पड़ता है वो करता है, इसी वजह से शायद वो रेडिएशन करता होगा। और सोडी, फैजान, रसल का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने वो रेजेस बता दिए जो रेडिएशन के दौरान निकलते हैं, और उनका नाम उन्होंने रखा अल्फा, बीटा और गामा। रिमेंबर दैट। अब जो अल्फा, बीटा, गामा है, ध्यान से सुनना, जो अल्फा, बीटा, गामा है, ऐसा नहीं कि उनको सपने में आया था कि उन्होंने नाम रखना है, नहीं। एक्चुअली अल्फा, बीटा एक लैटिन लैंग्वेज में काउंटिंग को कहते हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 बोलते हैं ना, तो लैटिन लैंग्वेज में अल्फा मतलब 1 होता है, बीटा मतलब 2 होता है और गामा मतलब 3 होता है। तो इन्होंने जो रेजेस जनरेट किए वो अल्फा, बीटा और कौन थे? गामा थे। यानी कि दिस इज द फर्स्ट रेस, सेकेंड रेस एंड थर्ड रेस। डन। अब क्वेश्चन है कि सर अल्फा, बीटा रेसेस तो क्लियर हो गए, तो देखो बेटा, जो अल्फा स्कैटरिंग वर्ड यूज कर रहे हो ना, वो अल्फा यहीं से आया है, मतलब ये कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई होगी आपको, अल्फा, बीटा, गामा। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरा मेन मोटो अल्फा को समझाने का बेटा यही था आपको, ठीक है। अब अल्फा, बीटा, गामा के रेडिएशन से होता क्या है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर एनालिटिक केमिस्ट्री आती है, जहां पर हम अल्फा, बीटा, गामा के एनालिसिस को पूरा रिसर्च करके बताते हैं आपको, ठीक है। सो फिलहाल जस्ट वेट फॉर द सम टाइम, लेट्स सी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक छोटे से अल्फा की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। डन। अच्छा, सोडी, फैजान, रसल का एक कॉन्सेप्ट और भी था, ये भी पाया गया, मैं बता दे रहा हूं, हालांकि इससे क्वेश्चन आते नहीं, अभी फिलहाल केमिकल काइनेटिक्स में ही आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सोडी, फैजान, रसल का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, उसका बेटा एटॉमिक नंबर जेड और मास कितना है बताओ? ए। ठीक है, आपको सबको पता, 19 से पढ़ रहे हो। Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, A स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। ओके, नंबर छोटा होता है, मास बड़ा होता है, तो छोटे को नीचे रखेंगे, बड़े को ऊपर रखेंगे, बड़े को रिस्पेक्ट देंगे, ऐसे याद रखना। इससे आपको साइन कन्वेंशन करने में आसानी होगा कि मास कहाँ रखते हैं, तो मास बड़ा है तो ऊपर रखेंगे, एटॉमिक नंबर छोटा है तो नीचे रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सोडी, फैजान एंड रसल ये पाया गया कि अगर ये X एक रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ न्यूमेरिकल लगाने में आपकी मदद करेगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। तो किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लो एक्स को मान लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास A है, तो ये पाया गया कि अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन रिलीज करता है, अगर वो, देखो कोई भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट 3 तरह के रेडिएशन रिलीज करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट अल्फा रिलीज करता है तो अकॉर्डिंग टू सोडी, फैजान एंड रसल ये पाया गया कि उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी यानी 2 डिक्रीज हो जाएगा, और बेटा मास में ना 4 की कमी आ जाती है। तो ऑब्वियसली सर ये कि नया एलिमेंट हो गया ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, तो मान लो ये नया एलिमेंट बन गया बेटा Y। तो अब बताओ इसको बैलेंस करने के लिए लॉस किसका होगा बताओ तो सर ये Z था, Z में से 2 चला गया तो बचा यहां पर 2 आगे बाहर निकल गया। भाई 2 का लॉस हो तो 2 बाहर निकालना पड़ा, या 4 का लॉस हो तो बेटा 4 बाहर निकालना पड़ा। अब आप मुझे बताओ एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 किसका होता है बेटा? तो एटॉमिक नंबर 2 होता है सर हीलियम का। ये देखिए, इसका मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट अगर रेडिएशन के थ्रू अल्फा रेज जनरेट करता है तो एटॉमिक नंबर में 2 और मास में 4 की कमी आती है, मतलब वो एक हीलियम का एटम रिलीज करता है। यू कैन ऑब्जर्व हियर, वो हीलियम का एक एटम रिलीज करता है। डन। आई होप इट इज क्लियर। सो जब भी कोई रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट अल्फा को रिलीज करता है तो उसके साथ ऐसा फिनोमिना होता है, दिस, ये रिमेंबर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए बेटा कई बार आईटी में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि अल्फा को ना बेटा हम लोग ना हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। अल्फा को क्या कहते हैं बेटा? हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा हीलियम का न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है। वो अभी मैं बता ही रहा हूं क्योंकि अभी रदरफोर्ड का स्टेटमेंट है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हीलियम का, तो हीलियम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन बेटा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो मतलब 2 प्रोटॉन वहां पर होंगे सर। और आपको पता है अल्फा को हीलियम का न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर देखो अल्फा माइनस हुआ है, अल्फा रिलीज हुआ, तो अल्फा किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है बेटा? हीलियम के फॉर्म में रिलीज हो रहा है ना। अल्फा लॉस मतलब हीलियम का लॉस हो रहा है ना। तो हीलियम में बेटा 2 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो इसीलिए बेटा अल्फा पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है?
2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसने हीलियम के फॉर्म में रिलीज हुआ है और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे तो बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज तो बनता है, इसीलिए माना गया कि हीलियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हीलियम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना अल्फा में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना हीलियम के न्यूक्लियस में है, इसीलिए अल्फा को हीलियम का न्यूक्लियस कहा गया। इसीलिए अल्फा को क्या कहा गया उसका बताओ, न्यूक्लियस की तरह ट्रीट कर लिया गया। सो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले मैंने आपको अल्फा को डिटेल में बता दिया कि अल्फा में कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होता है, एवरीथिंग डन। वी कैन नाउ मूव फर्दर। श्योर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और थोड़ा सा अगर बीटा के बारे में भी जानना चाहते हो तो देख ही लो। मान लो ये मास बेटा ए और एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होगा तभी ना अल्फा बीटा जैसी चीजें रिलीज होंगी, तो ये रेडियो एक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू सोडी, फैजान एंड रसल, अगर एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो ऐसा चेंज देखा गया एलिमेंट में कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 इंक्रीज कर जाता है, लेकिन बेटा मास में कोई चेंज नहीं आता। तो ये बन गया एक नया एलिमेंट Y, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट तो चेंज होगा ही होगा। अब एक बात बताओ, यहां पर किसका लॉस हुआ, तो Z था सर +1, एक एक्स्ट्रा आया है, यानी हमको एक लॉस कराना पड़ा होगा, यानी बाहर से कुछ लॉस हुआ होगा। तो अगर एक एक्स्ट्रा है तो बेटा -1 कर दिया। मास में कोई चेंज नहीं आया सर, देन इट विल बी 0, तो इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, यानी इससे -1 चार्ज रिलीज हो रहा है, मतलब बेटा बीटा का रिलीज होना मतलब -1 चार्ज रिलीज होना, यानी बीटा का मतलब बीटा में एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता होगा, क्योंकि अल्फा से अगर हीलियम निकल रहा है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हीलियम में 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर ये माइनस रिलीज कर रहा है तो बेटा इसमें 1 नेगेटिव चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट बाय द रेडियो एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हालांकि इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, वेट करना 12th क्लास तक के लिए, ठीक है। अभी आप 11th में हो तो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे डिटेल आपको बता रहा हूं, हालांकि इतना भी डिटेल कोई नहीं बताता, ठीक है। सो अल्फा स्कैटरिंग में अल्फा क्या है, अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई बताने की जरूरत है, आप पूरा डिटेल जानते हो। श्योर। सो नाउ वी आर गोइंग टू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्यों किया, उसे प्रूफ करना था कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। लेट्स सी। तो बेटा उन्होंने ना एक, मान लो ये एटम ले लिया, सर इतना बड़ा एटम, अरे भैया इतना बड़ा एटम होता नहीं है, एटम तो टाइनी पार्टिकल्स होता है। मैंने पहले लेक्चर में आप जाके देखिए एटम का क्या हाल था, ठीक है। तो इतना बड़ा सर बना क्यों रहे हो यार, बेटा मैं इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझा सकूं बस, ठीक है। सो ये एक एटम मान लेते हैं, और ना इस, ध्यान सुनिएगा, इस एटम में, ये जो एटम है बेटा ये गोल्ड फॉइल का है। किसका है, गोल्ड फॉइल का, ठीक है। और इसका जो विद है ना, यानी जो पतली सी पट्टी की जो चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई विद, वो लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर के आसपास है, मतलब बहुत कम यार। 10⁻⁵ सेंटीमीटर विद कितनी होती है यार, बहुत कम होती है, मतलब 0.00001 सेंटीमीटर, बहुत कम। इतना पतला इसका विद है ना बेटा कि इसको फूंक मार दोगे तो टूट जाएगा, इतना पतला है, समझ रहे हो। क्वेश्चन, सर गोल्ड इतना पतला कैसे हो जाएगा, अरे यार 9th में पढ़ा है सर कि गोल्ड तो डक्टाइल है जबरदस्त। अगर गोल्ड डक्टाइल या मेलेबल नहीं होता तो इसके बेटा ऑर्नामेंट्स यानी गहने कैसे बनते, जिस शेप में चाहते हो तुम गोल्ड के वैसे गहने बना लेते हो, है ना। तो इसका मतलब डक्टिलिटी इसके अंदर है, मेलेबिलिटी इसके अंदर है, तो मैं इसको इतना पतला कर सकता हूँ। इसीलिए जानबूझ करके रदरफोर्ड ने गोल्ड का फॉइल लिया था, ठीक है। इतना पतला इन्होंने लिया। इतना पतला क्यों लिया सर, मोटा ले सकते थे, तो फूंक मारेंगे टूट जाएगा सर, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जानबूझ के इतना पतला लिया बेटा क्योंकि उनको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना था। तो सर ऐसे कैसे, अरे रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा की स्टडी जो सोडी, फैजान, रसल ने की थी उसको पढ़ के आया था वो, समझ रहे हो। और उसने क्या पढ़ा था मैं बता रहा हूँ, अगर लिखना चाहो साइड में लिख लेना, हर चीज़ को यहाँ लिखना बेटा संभव नहीं होता है, ठीक है। टाइम का भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है। एक्चुअली ना रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट करने गए थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो पहले से सोडी, फैजान, रसल को समझ में आया, क्योंकि उनको पता था कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर मुझे करना है तो मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। तो अल्फा के बारे में वो एक बात जानते थे कि अल्फा का जो पेनिट्रेशन पावर होता है ना, पेनिट्रेशन मतलब इसको आर पार करके निकलने वाला, वो लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम विद के किसी भी लेयर को पेनिट्रेट कर सकता है। ध्यान दीजिए, कहीं भी समझ में नहीं है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने सोडी, फैजान, रसल से अल्फा, बीटा, गामा के सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया कि अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर तक के 0.1 सेंटीमीटर तक के विद को पेनिट्रेट करने का होता है। तो इन्होंने 0.0001 ले लिया भाई, इतना पतला ले लिया कि अल्फा तो अब इसको पेनिट्रेट करके निकल ही जाएगा,
तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, बीटा का पेनिट्रेशन पावर बेटा और कम होता है, सॉरी और ज़्यादा होता है वो, और मतलब कि लगभग और एक्सेस लेवल के पेनिट्रेशन को डिफाइन कर सकता है और मोटे विथ से निकल सकता है। लेकिन गामा का पेनिट्रेशन पावर तो पूछो नहीं, गामा लगभग 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक के एल्यूमिनियम के प्लेट को पेनिट्रेट कर सकता है, इतना पावरफुल होता है गामा, उसका पेनिट्रेशन पावर इतना पावरफुल है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमारा टॉपिक से रिलेट नहीं करता क्योंकि हमको अल्फा से मतलब था। तो अल्फा का पेनिट्रेशन, मैंने ये रदरफोर्ड ने अल्फा का गोल्ड फॉइल क्यों बनाया, इतना विथ क्यों लिया, एवरीथिंग इज क्लियर। अल्फा बीटा गामा का पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा बेटा एनालिटिक केमिस्ट्री क्लास 12th में। ठीक है, अभी उसका कोई रोल नहीं है, हो सकता है मैं बीच में बताता भी रहूं क्योंकि मैं लगभग मैक्सिमम चीजें बता भी देता हूं। डन है, तो क्यों लिया समझ में आ गया। तो रदरफोर्ड को दिमाग कहां से आया, सोडी फजन रसल के कॉन्सेप्ट से आया। अब रदरफोर्ड ने सोचा कि भैया ये एक एटम है, ठीक है, सपोज इट इज एन एटम। अब उसको क्या प्रूफ करना था कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जहां पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने ना इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कर दी। ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, तो ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा पार्टिकल्स। ये इतना बड़ा डायग्राम बनाने से ना एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाता है। छोटे छोटे बनाओगे आपको खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल का बेटा बम्बार्डिंग करा दिया, मैंने तो फिर भी इतने ही बनाए, वहाँ तो करोड़ों लाखों होंगे, ये तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यार अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट कराया। अब उनको पता है कि अल्फा का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता, 0.1 सेंटीमीटर तक होता, तो इन्होंने 0.0001 ले लिया, आराम से पेनिट्रेट करके निकलेगा। तो इन्होंने अल्फा गिराया बेटा, ये देखो, अरे ये क्या सर, कुछ हुआ ही नहीं, सीधे निकल गया। अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज हर तरफ फैला होता ना बेटा, तो अल्फा पॉजिटिव है, अंदर में पॉजिटिव होता तो रिपेल कर जाता। अब उनका लेकिन फोकस क्या था कि हमको सेंटर पे न्यूक्लियस, हमने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो उनका पूरा फोकस सेंटर पे था, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल जानबूझ के लिया। ठीक है, तो नीचे वाले को देखें, अरे सर कोई चेंज ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, सीधा मतलब अगर माइनस होता तो अट्रैक्शन होता, प्लस होता तो रिपल्सन होता, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये एम्प्टी है, खाली है। तो रदरफोर्ड का पहला कंक्लूजन कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है, देयर इज नो चार्ज। डन, कंफर्म है ना, ध्यान देना पॉइंट टू पॉइंट। नीचे थोड़ा सा आके देखते सर, और नीचे से गिराते देखते हैं क्या होता है। ओ बहुत माइन्यूट क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ, ये देखो बहुत माइन्यूट एंगल के साथ हुआ, θ1 बहुत माइन्यूट एंगल के साथ डिफ्लेक्शन हुआ है सर। मतलब सर यहां तो कहीं पॉजिटिव नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव के आसपास पहुंचा हुआ है, तभी हल्का सा रिपल्सन हुआ है सर। आई होप इट इज क्लियर। यानी अभी भी ये एरिया एम्प्टी ही है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव के पास पहुंचा है, वहां पॉजिटिव नहीं है। सेम यहां बेटा देखा गया, सेम बहुत माइन्यूट डिफ्लेक्शन। अब एटम स्फेरिकल, ये बात भी प्रूफ हो रहा है, क्योंकि जो काम ऊपर हो रहा है वही काम नीचे हो रहा है। तो आपको तो पता है कि अगर स्फेरिक बॉडी होगा तो उसका रेडियस सब जगह से सेम ही होगा, तो हर तरह अपर है, लोअर है, दाएं या बाएं, हर तरह एक तरह का एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि बॉडी सर्कुलर एंड स्फेरिकल भी है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आते हैं। अरे सर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बढ़ा है, θ2 थोड़ा ज्यादा हुआ है, मतलब सर हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव के बिल्कुल पास ही पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां तो पॉजिटिव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पास पहुंच रहे हैं। अरे सेम सर, सेम पता चल रहा है कि जितना डिस्टेंस ऊपर से उतना डिस्टेंस नीचे से, यानी स्फेरिकल बॉडी है, हर एक चीज का जस्टिफिकेशन है। और नीचे आते हैं। ओ जबरदस्त सर, बहुत मजा आया, यहाँ तो जबरदस्त रिपल्सन है सर। ये बात तो मुझे प्रूफ करने के लिए मजबूर करता है कि हम बिल्कुल पॉजिटिव के बहुत पास है, क्योंकि रिपल्सन बहुत तगड़ा है, बहुत तेजी से पीछे इधर बैक किया उसको। इधर भी एक देख लेते हैं, वही हाल है यार, वही हाल है, सेम जो ऊपर वो नीचे, यानी बॉडी स्फेरिकल है, कंफर्म है। और सर नीचे चलते हैं, देखते हैं, आए, अरे ये क्या हुआ, टकराया और लौट गया, टकराया और लौट गया। ओ इसका मतलब कंफर्म हो गया सर कि यही है हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एग्जैक्ट पॉजिटिव होगा तो वहां टकरा के वहीं से ना लौटेगा। बाकी तो डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी थी, ये बंदा एग्जैक्ट जाके उस पॉजिटिव पे ही हिट कर रहा है, तभी रिपेल मार दे रहा वहीं से। कंफर्म है, ठीक है। यही चीज यहां देखते हैं सर, सेम सेम। तो जितना पार्ट नीचे से ऊपर, उतना ही ऊपर से बॉडी स्फेयर है, कंफर्म है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस है। और ये भी कंफर्म है कि सेंटर है, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा वही नीचे का हिस्सा एग्जैक्टली इक्वल है, तो बेटा ये सेंटर ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर से दोनों कंडीशनें सेम आ रही है।
तो बेटा ये जो टकरा के लौट रहे हैं ना, ये जो टकरा के लौट रहे हैं बेटा, इसी में कहीं पर ये देखो यहीं पर कहीं पर कुछ होगा। अब सर ये पीछे की तरफ कितना बड़ा होगा कैसे पता करेंगे? तो बेटा कुछ अल्फा पार्टिकल बैक से भी गिरा दूं, अंदाजा लग जाएगा। देखो मैं बता ही देता हूं आपको, चलो कुछ बैक से भी गिरा देते ताकि पीछे का हिस्सा पता चल जाए कि कहां तक है। तो बेटा यहां वाला भी अल्फा आता है और यहीं से कहीं टकराता और निकल जाता है, ये भी बेटा कहीं आता है टकराता और निकल जाता है। तो इससे ये पता चल गया ना कि ये कहीं यहां पर टकरा रहा है और ये कहीं बेटा यहां पर टकरा रहा है। तो इसका मतलब सर ये पूरा इसका डायमीटर रहा होगा, तो डायमीटर बना करके बेटा इसको सर्कुलेट कर दूं, क्योंकि सेंटर है बॉडी का। और सर्कल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो पार्ट ऊपर वही पार्ट नीचे, जैसा बिहेवियर ऊपर वैसा बिहेवियर नीचे। और आप देख सकते हो ये पूरे एटम का ये एक सेंटर पार्ट है, और ये भी प्रूफ होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कंफर्म इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि पॉजिटिव नहीं होता तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल होते हैं, ये खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा बेटा तभी तो रिपेल मारेगा, नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट नहीं कर लेता। यानी ये कंफर्म हो गया कि सर ये एटम के सेंटर पर जो है ना, चूंकि सेंटर पर मिला बेटा, तो रदरफोर्ड ने इसीलिए इसका नाम रखा था न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब ही बेटा होता है सेंटर। ओके, और ये भी प्रूफ होता है कि इस न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज होता है। और तब जाकर के रदरफोर्ड ये कंफर्म कर पाया कि देखो एक्चुअली क्या था ना, रदरफोर्ड के पहले गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्डस्टीन ने ना पॉजिटिव पार्टिकल का प्रूफ दिया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में ना जब एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, यानी एक्स्ट्रा मतलब हमारा एक्स्ट्रा पिकअप, हर चैप्टर में मैं आपको एक्स्ट्रा पिकअप दूंगा, तो वहाँ ये सब चीज़ें बता दूंगा। हालांकि सिलेबस में एग्जाम में ये सब आता नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पिकअप में आपको बताऊंगा ताकि आपका नॉलेज मेंटेन रहे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पिकअप में आपको बताऊंगा कि रदरफोर्ड से पहले भी बेटा गोल्डस्टीन थे एक, जिन्होंने ये बता दिया था, प्रूफ कर दिया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो जो पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं तो उनका उन्होंने नाम रखा था बेटा एनोड रेज। एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है, एनोड प्लेट पॉजिटिव होता है, तो उससे उसका नाम रखा था पॉजिटिव, यानी एनोड रेज। उस एनोड रेज यानी कि उनको जब रदरफोर्ड ने पढ़ा गोल्डस्टीन के बारे में तो उनको पता लगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको एनोड रेज कहा था उन्होंने। और वही हमको दिख रहा है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। इसका मतलब गोल्डस्टीन ने जो पॉजिटिव चार्ज बताया था बेटा न्यूक्लियस को बताया था, यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसी को रदरफोर्ड ने बेटा नाम दिया प्रोटॉन्स। तो रदरफोर्ड ने जो एटम तोड़ा था उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बहुत पार्टिकल्स निकले, लेकिन रदरफोर्ड को प्रोटॉन का ही पता कैसे चला? क्योंकि गोल्डस्टीन का उन्होंने हेल्प लिया था। डन। तो गोल्डस्टीन ने बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन वो कहां हो तो उनको नहीं पता, रदरफोर्ड ने जस्टिफाई कर दिया। बस रदरफोर्ड का ये सबसे बढ़िया चीज था। तो उन्होंने एनोड रेज को बेटा किस नाम से कन्वर्ट कर दिया? प्रोटॉन्स। प्रो मतलब होता है एक्टिव, टॉन्स मतलब हो गया चार्जेबल, तो दैट इज एक्टिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा प्रोटॉन्स। डन। सो अब बताओ रदरफोर्ड का तो बेटा फोर्थ स्टेटमेंट था, वो क्या था? ईच एंड एवरी एटम कंटेन अ सेंट्रलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी नोन एज न्यूक्लियस। तो क्या ये सेंटर पर है? यस सर। पॉजिटिव है? यस सर। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? यस सर। तो सेंट्रलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोला इसको, और यही न्यूक्लियस कहलाया। और इससे ये पता चला कि वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का था ड्यू टू द हेल्प ऑफ द गोल्डस्टीन। तो बेटा ये हो गया कि भैया न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये था रदरफोर्ड का सबसे बड़ा अचीवमेंट। और ये हायर डेंसिटी का क्यों है? ये इसलिए पता चल रहा है बेटा ये हायर डेंसिटी का है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल यहां से स्ट्रेट गया ना, वो बहुत दूर से ही टकरा के लौट जाता है। तो अगर पावर सामने वाला बहुत पावरफुल है ना, तो आप जब उसके पास जाते हो और आपको लग जाता है कि बहुत पावरफुल है, तो दूर से वो आपको धक्का दे देगा। तो इसका मतलब ये बहुत पहले ही रिपेल मार देता है। इससे आइडिया लग गया कि भैया ये बहुत पावरफुल पॉजिटिव चार्ज है। अगर वीक होता तो अल्फा को और अपने पास आने देता। सही है। और ऊपर से सेंटर पे होने के बाद भी इतने दूर तक के बेटा पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इससे पता चलता है कि इसका असर बहुत दूर तक है, मतलब ये बहुत हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से सेंट्रलाइज हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज जो था उसको न्यूक्लियस बोला गया, एंड दिस इज कॉल्ड बेटा प्रोटॉन्स विच कंटेन प्रोटॉन्स बाय द हेल्प ऑफ द गोल्डस्टीन। ओके, तो एक्स्ट्रा पिकअप पॉइंट में मैं बताऊंगा गोल्डस्टीन ने क्या किया था। ओके ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा एक्सपेरिमेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर रदरफोर्ड के सामने आप उस समय बैठे होते तो क्या रदरफोर्ड की बात से सेटिस्फाइड नहीं होते? जिस बंदे ने पूरा एक्सपेरिमेंट शो कर दिया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते? मैं तो हो गया यार, आपको भी होना ही है। तो इससे पता चलता है कि रदरफोर्ड ने ये प्रूफ कर दिया जो उसने बोला। रदरफोर्ड ने बोला था ईच एंड एवरी एटम कंटेन अ सेंट्रलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी नोन एज न्यूक्लियस, प्रूफ्ड है। और ये भी पता चल गया कि जो बेटा सेंट्रलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोटॉन्स।
और एक स्टेटमेंट दिया था रदरफोर्ड ने पांचवा, क्या कि पूरे एटम का वेट उसके बेटा न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो ये तो प्रिंसिपिया मैंने बताया था ना, 1686 में न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, उसमें ग्रेविटी का लॉ दिया था। उसके अकॉर्डिंग हर बॉडी के सेंटर पे ग्रेविटी एग्जीक्यूट करती है। तो अगर ये पूरे बेटा ये जो पूरा एटम आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा गोला सा, उसका पूरा सेंटर कहाँ पर है बेटा, न्यूक्लियस के पास है ना। तो ग्रेविटी इस एटम पे अगर लगेगी तो कहाँ लगेगी बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटी कहाँ लगेगी, सेंटर पे। और जिस पे ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी पे तो बॉडी का वेट डिपेंड करता है। इसका मतलब साफ है कि पूरे एटम का जो वेट होगा बेटा वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करेगा। सही है। अच्छा, उसी दौरान 1932 में बेटा जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाता है ना, ये तो 1897 के आसपास की बात है। 1932 में जब न्यूट्रॉन डिस्कवर कर देते हैं जेम्स चैडविक, तब न्यूट्रॉन के बारे में ये पता चलता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर 18 मिनट से ज्यादा रह नहीं सकता। तो ये लोगों ने कंफर्म कर दिया कि इसका मतलब न्यूट्रॉन अगर बाहर एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता तो न्यूक्लियस के अंदर और इसके अलावा कहीं रह ही नहीं सकता। तो जेम्स चैडविक के पूरे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि बेटा न्यूक्लियस जो है ना, ये जो न्यूक्लियस है केवल प्रोटॉन से कैरी नहीं करता, न्यूक्लियस में बेटा न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे न्यूक्लियस के पास दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। लेकिन न्यूट्रॉन्स होता है बेटा, ये पता चला था 1932 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय द जेम्स चैडविक। तो अगर ये बात कंफर्म है सर कि ये पूरा का पूरा एटम का पूरा वेट अगर न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड, तो यानी पूरे के पूरे एटम का मास विच इज नोन एज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि अगर एटम का मास न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो पूरे एटम का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बेटा एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इक्वल टू प्रोटॉन्स नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर। ये इसीलिए कहा जाता है बेटा किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एटम का मास न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। सो आई होप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको जस्टिफाइड हो गया होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जस्टिफाइड हो गई होंगी। प्लीज नोट डाउन, है ना। रफ करता हूं मैं, वीडियो पॉज करके ना पूरे स्टेटमेंट को मेरे ध्यान से देखा करो। हर स्टेटमेंट मतलब पूरे लेक्चर को देखिए। एक बात याद रखिए, हमारा अगर लेक्चर आप देख रहे हो तो 3 या 4 या 5 मिनट देखने से काम नहीं चलेगा। पूरा जब वीडियो आप देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे बेटा, जो आप नोट कर सकते हो अपने डायरी में। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेटर और सबसे पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है। चलो, तो हो गया सर, 5 पॉइंट हो गए रदरफोर्ड के और उन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया। 5 पॉइंट मैंने आपको कहाँ बता दिए थे, लेक्चर आधार पार्ट 1 में। ये आधार पार्ट 2 चल रहा है तो उसको मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जस्टिफाइड हो गया और ये भी पता चल गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर होता है। तो रदरफोर्ड के 5 स्टेटमेंट थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई, 1897 में बेटा रदरफोर्ड थे और रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को। अब उसमें टाइम तो लगता है, ये तो 1 साल बीत गया। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट होते होते बेटा 1 साल बीत गया और 1898 आ गया। और 1898 में रदरफोर्ड के बैड लक काम कर गया, नहीं तो रदरफोर्ड का मॉडल पास हो जाता। बैड लक ये हुआ बेटा कि 1898 में एक बंदा आया जिसका नाम था जे टॉमसन। हालांकि कई लोग इसको थॉमसन पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली ये टॉमसन है, ठीक है। लंदन में टेम्स नदी है ना, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था। तो थोड़ा कम लोगों को पता रहता है, ध्यान रखिएगा। तो पढ़ने को तो हम थॉमसन बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली द नेम इज टॉमसन, ओके। सो जे थॉमसन हम भी बोल रहे हैं, चलो गो विद द फ्लो। तो जे टॉमसन आए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। जे टॉमसन ने क्या डिस्कवर कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन। हालांकि जे टॉमसन बहुत बड़े आदमी नहीं थे। आपको एक्स्ट्रा पिकअप पॉइंट मैं बताऊंगा कि जेम्स टॉमसन को इलेक्ट्रॉन का आइडिया आया था जूलियस प्लकर से। जूलियस प्लकर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 19 सेंचुरी में ये सब कुछ डिफाइन कर दिया था, 18 सेंचुरी में सब कुछ डिफाइन कर दिया था। तो जो गोल्डस्टीन ने मदद की बेटा रदरफोर्ड की प्रोटॉन पहचानने में और जूलियस प्लकर ने मदद की बेटा जे टॉमसन को इलेक्ट्रॉन पहचानने में। मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पिकअप पॉइंट वो सिलेबस एग्जाम में नहीं आता। तो जे टॉमसन ने बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर दिए और जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में ना एक दिया था पडिंग मॉडल, ठीक है। इसको वाटर लेमन मॉडल भी कहा जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने का तरीका इनका था वाटर मेलन मॉडल। वाटर लेमन बोलते हैं, वाटर मेलन बोलते हैं, वाटर मेलन है यार, बड़ा कंफ्यूजन है यार फल वाल के नाम में। वाटर मेलन मॉडल बोला था इनका। अब देखो ये लिखना नहीं आएगा किसी एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ ये है क्या। पडिंग या वाटर मेलन मॉडल क्या होता है मैं बताता हूँ। तरबूज को देखो कभी बीच से काट के, तरबूज को काट दिया
तो उसमें देखना बीजें होती है ना, बीज सीड्स होते हैं ना, बीच में पड़े रहते हैं, और लाल कलर का जो फल जो हम लोग खाते हैं, बीज को तो छोड़ देते हैं, लाल वाला जो फ्रूट्स हम खाते हैं, तो जो रेड वाला पार्ट है, इनका मानना था कि दुनिया का कोई भी एटम वाटरमेलन जैसा होता है, और उसमें जो जो बीजें होती है ना, बीज जो सीड्स होते हैं वो बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो लाल लाल पूरे दिख रहे हैं वो होते हैं बेटा प्रोटॉन्स। समझ में नहीं आया? ये मॉडल जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा थोड़ा प्रोटॉन फैला रहता है। अबे रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया कि प्रोटॉन पूरा न्यूक्लियस में समेटा हुआ रहता है, तो तुम प्रोटॉन को फैला कैसे दोगे? इट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसीलिए बेटा जो पडिंग मॉडल है या वाटरमेलन मॉडल है ना, इसको हम लोग कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। 9-10 के बच्चों को पढ़ा देते हैं खुश करने के लिए, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया नहीं होता क्या है कि तरबूज को काटा, उसमें बीजें दिख रही है, तो बीजें हो गई प्रोटॉन, और जो बेटा वो माइनस चार्ज फैला हुआ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है यार, दिट इज इम्पॉसिबल। तुम तो वहाँ बीजें तो है रैंडम वे में फैली रहती है, तो प्रोटॉन रैंडम फैलता रहता है क्या? जबकि रदरफोर्ड ने तो क्लियर कर दिया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो तुम तो बकवास आदमी हो यार, तुम्हारी बात ही कौन सुनेगा? तो जे थॉमसन का ये मॉडल तो गलत हो गया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा लेके वो आए थे 1898 में, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोलने का क्रेडिट जाता है बेटा लुई को। लुई ने पहली बार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोला था बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्टिकल था उस समय का। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ। आपके घर में बेटा रोशनदान बना होगा ना, खिड़कियाँ बनी होंगी ना, सुबह सुबह कभी उठो 5 बजे, सनलाइट आ रहा हो आपके घर पे 6 बजे, 5-6 बजे के आसपास, तो उसमें देखना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल घूम रहे होते हैं। जो सबसे छोटा वाला डस्ट पार्टिकल होगा ना, उसको उठा लो और उसके 10 लाख टुकड़े करो, यानी 1 मिलियन पार्ट करो, तो जो उसका सबसे लास्ट वाला 10 मिलियंथ पार्ट जो होगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, सोच रहे हो, इतना टाइनी पार्टिकल से। उसको पहली बार डिफाइन किया था लुई ने बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो नाम लुई ने दिया था इसका, याद रखिएगा, लुई ने इसका नाम दिया, लेकिन इसको डिफाइन पहली बार किसने किया था? जूलियस प्लकर ने। लेकिन जूलियस प्लकर से पहले जे थॉमसन से पहले जूलियस प्लकर ने बता दिया था कि एटम के अंदर माइनस चार्ज के पार्टिकल भी होते हैं, लेकिन जे थॉमसन ने इसको बाद में जस्टिफाई किया जूलियस प्लकर के हेल्प से, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया बेटा? लुई ने। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। अब एक बात बताओ, 1898 में बेटा इलेक्ट्रॉन आ गया, बेचारे का मॉडल चल रहा था, इसको लगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। लेकिन 1 साल बाद जैसे ही बेटा मतलब इसके प्रोसेस को चल रहा था, अब मतलब कि जस्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था मॉडल का, और उसी दौरान बेटा आ जाता जे थॉमसन, काम खत्म, काम खत्म। भाई जितने साइंटिस्ट से बैठे हुए सब बोले कि अरे भाई ये बताओ, तुम उतनी देर से खाली प्रोटॉन सिखा रहे हो कि एटम तोड़ा तो तुम्हें प्रोटॉन मिला, ठीक है, सब ठीक है भाई, जे थॉमसन भी है भाई बगल में बैठा हुआ, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब बताओ क्या करोगे? रदरफोर्ड गए, रदरफोर्ड को लगा कि भाई अब तो काम खत्म है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन सुना ही नहीं था कभी, समझ रहे हो ना? जूलियस प्लकर के कॉन्सेप्ट इन्होंने ध्यान दिया था, अगर ध्यान दिए होते तो रदरफोर्ड आज बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। फंस गए। तो साइंटिस्टों ने बोला ऐसा भैया, तुम अगर एटम को समझा रहे हो, तुमने एटम तोड़ा है, तो तुमको खाली प्रोटॉन दिखा तो इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, क्योंकि जे थॉमसन ने उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन देखा है, प्रूफ करो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर नहीं बता पाए तो मैं मान लूंगा कि तुमने एटम तोड़ा नहीं है, या तुम्हें आधा अधूरा नॉलेज है, तो तुम्हारे मैं पूरे मॉडल को फेल कर दूंगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। रदरफोर्ड फंस गए भाई, अब क्या करें? तो रदरफोर्ड ने 5th स्टेटमेंट जो मैंने आपको आधार पार्ट 1 तक में बताया था, उसके बाद रदरफोर्ड ने 6th स्टेटमेंट दिया, 6ठा स्टेटमेंट दिया, 6th स्टेटमेंट रदरफोर्ड ने दिया। लोगों ने पूछा बताओ इलेक्ट्रॉन का, ये भाई बोला कि भाई देखो ऐसा, अगर मैं ये बोल दूंगा कि मुझे नहीं पता तो बट मैं तो ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा, मेरा मॉडल ही खत्म, इतना भी मेहनत किया सब बेकार। तो आपको पता ना, जब आदमी को नहीं पता होता और उसको कोई चीज़ का मतलब कुछ डिफेंड करना होता, अपने आप को डिफेंड करना होता, तो झूठ बोलना शुरू करता है, कुछ भी बोलना शुरू करता है। आप इमेजिन करो, आप 4-5 दोस्त बात कर रहे हो और आप में से किसी ने बोला भाई ये जानता है क्या होता है, तो उसको ये लगता है कि अगर नहीं बताया ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो क्या करता है, मतलब कुछ भी बातें बनाना शुरू करता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? नॉर्मल लाइफ में होता है यार। तो रदरफोर्ड के बजाय ये भी तो इंसान था, इसके साथ भी वही हुआ। रदरफोर्ड को लगा यार मैं अगर नहीं बताएंगे तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो रदरफोर्ड ने बोला 6ठा पॉइंट मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन का। रदरफोर्ड मुझे पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो रदरफोर्ड को पूछा बताओ कहाँ है, तो रदरफोर्ड बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर revolve around the nucleus। ठीक है बेटा, ठीक है, न्यूक्लियस को मैं शॉर्ट वर्ड में यूज कर रहा हूं NU। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ हियर एंड देयर।
ये लाइन मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बोला, तो आपको समझाने के लिए, इजी वे में बनाने के लिए, ठीक है। इन्होंने तो खाली इतना ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बस। कहाँ पता नहीं, तो मैंने हेयर एंड देयर जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने इनसे पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ आती है, ये नहीं बोल रहे कि मुझे नहीं आता, ये देखो कैसे फंसा रहे हैं खुद को झूठ बोल के। इनका पहला बेटा झूठा पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मतलब इनका ड्रॉबैक है ये, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब ड्रॉबैक। इनसे पूछा इलेक्ट्रॉन तो बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये तो फैक्ट है यार, ये तो नॉर्मल बच्चा बता देगा कि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े ना उसके अंदर डाल देंगे, नहीं तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो बेटा वो नेगेटिव होता है, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो मेरा न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के बाहर ही होगा। तो यही लगाया दिमाग इन्होंने, सोचा कि बाकी साइंटिस्ट बेवकूफ है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ हियर एंड देयर, ये स्टेटमेंट था इनका। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सर्कुलर पाथ इन्होंने कैसे बोल दिया, तो इनका ये मानना था, ये नॉर्मल फिजिक्स है बेटा, ये नॉर्मल फिजिक्स है। मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा आप, देखिए मैं बता रहा हूं बार बार, हर चीज को यहां लिखना बेटा टफ है, इसलिए आप प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए, जहां लगे कुछ लिखना है तुरंत लिखिए। जैसे ये पॉइंट लिखने वाला है, क्वेश्चन है कि सर्कुलर पाथ ही क्यों सर, तो रदरफोर्ड ने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, बोला कि अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, वो ये कि भैया मैंने बोल दिया है कि माइनस का इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है और प्रोटॉन बेटा न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर पर है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, वो उस सर्कुलर मोशन में हो रहे घूम रहे इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूमता रहता है। ये कैसे होता है एक्सप्लेन ना कर पाए, ये वो फिजिक्स ने बता रहा था, लेकिन एक अभी मॉडल आएगा जो सब बताएगा, टेंशन मतलब सब बताऊंगा। फिलहाल ये क्लियर है बेटा, जो फिजिक्स जानते हो समझ गए होंगे कि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा इनका मानना था, इसलिए उन्होंने सर्कुलर पाथ वर्ड यूज किया था, ठीक है। और हियर एंड देयर तो तुम तो समझदार हो, कहां घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कहीं भी घूम रहा है, ये कोई लॉजिक होता है क्या, बकवास बात कर रहे हो, नहीं पता तुम्हें, कंफर्म है। और एक तो छोड़ो, एक तो यहाँ तो उन्होंने झूठ बोला ही, और अपने आप को बचाने के लिए और झूठ बोल रहे हैं, जैसे हर एक इंसान करता है कि अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी बोलता चला जाता, तो बेटे यार फंसते चले जा रहे हैं ये। एक तो ये झूठ बोला, दूसरा बोला कि नहीं हमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से पता है, देखते चलो। रदरफोर्ड का कॉन्फिडेंस देखो तुम, हमें पता, मैं बता रहा हूँ, तीनों ने देखो क्या बताया कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus, whenever electron revolve around the nucleus, then they emit specific amount of energy, then they emit specific amount of energies, specific amount of energies। ये देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा घूमता है ना, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करता है। समझ रहे हो कितना समझदार आदमी, मैं तो झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ घूमते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, जिस एनर्जी की बात कर रहा है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता होगा, नहीं पता होगा वेट करिए, आने वाले लेक्चर्स में पता चलता चला जाएगा, ठीक। अरे सर ये गलत कैसे सर, आप प्रूफ कर सकते हो, देखो ना बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं इनकी बात मान लूं तो बेटा ये न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, जब वो बेटा घूमते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से एनर्जी लूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एनर्जी लूज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, कोई भी पार्टिकल छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो सर्कल में घूम रहा है और अगर एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ छोटा होगा ना बेटा, तो देखो एनर्जी लूज करता है तो देखो पाथ छोटा होता चला जाएगा, ये देखो, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी घटेगा बेटा तो उसकी रोटेट करने की पावर क्षमता घटती चली जाएगी, और ऐसे घूमते 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 बेटा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और आपको ये बात पता है कि हर एटम न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो बेटा जितने प्रोटॉन अंदर है, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे, वैसे ही घूमते घूमते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते करते एनर्जी लूज करते करते आके नीचे गिर जाएंगे। अब बेटा एक बात बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं अगर वो प्रोटॉन में गिर गए तो जितना प्लस अंदर है उतना ही निगेटिव भी अंदर आ गया, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो बेटा न्यूक्लियस में तो कुछ बचा ही नहीं, तो तुम्हारा न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस क्या हो गया बताओ बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया।
न्यूक्लियस क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड। डिस्ट्रॉय भी कौन कर रहा है, रदरफोर्ड। बेचारा इतना मासूम था, उसको ये भी नहीं पता कि जो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। इस स्टेटमेंट के बाद तो सबको समझ में आ गया कि इसको कुछ नहीं पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। डन है, सही है ना। और आपको पता है रदरफोर्ड ने ना एटम को एक बार बोला था कि एटम जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना हमारे सोलर सिस्टम के जैसा है। मतलब सोलर सिस्टम जैसा मतलब न्यूक्लियस मतलब सन, और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर सोलर सिस्टम इनकी मैं बात मान लूँ तो बेटा अर्थ भी चक्कर लगाते 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 एनर्जी लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और घूमते घूमते जिस दिन उसकी एनर्जी कम होगी बेटा अर्थ आके हमारे सूर्य में समा जाएगा। देख रहे हो, मतलब भाई वो सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। मतलब खुद ही वो न्यूक्लियस को डिस्कवर भी करता है और खुद ही न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय भी करता है। अब इससे बेकार आदमी कौन हो सकता है इस मॉडल को लेकर के। हालांकि रिस्पेक्टेड आदमी थे, मैं समझाने के लिए सब यूज कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है। हालांकि वो जिंदा नहीं कि नहीं तो अगर होते तो भाई दिक्कत होती। डन है यहाँ तक। तो ये तो बातें हो गई। और 8वां पॉइंट भाई ऐसा है, बंदा रुक नहीं रहा है। ये देखो क्वेश्चन मार्क फिर लगा दिया, मतलब ड्रॉबैक बेटा। क्वेश्चन मार्क का मतलब इनका ड्रॉबैक भी रेडी हो रहा है, तो मैं अलग से हेडिंग नहीं डला रहा ड्रॉबैक, क्वेश्चन मार्क मतलब ड्रॉबैक, ठीक है। बंदा रुका नहीं, दो तो झूठ बोल ही दिया, दोनों में बेचारा पकड़ा गया। तीसरा भी झूठ बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों, बेचारों को एक ही कॉन्सेप्ट है, भैया मेरे को अपना मॉडल बचाना है। तो तीसरा जो बंदा ने कॉन्सेप्ट दिया, 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेज is continuous in nature, ये देखो भाई साहब, सर कौन सी एनर्जी रेस की बात कर रहा, तो बोला नहीं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये जो बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसी की वो बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं क्या करूंगा, एक कर्टेन पे उतार लूंगा। आपको पता है ना, कर्टेन पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को अगर हम एब्जॉर्व करते हैं तो उससे एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर उसमें एक छाया जैसी बनती है, एक मतलब डायग्राम जैसा कुछ बनता है, उसी को बेटा हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर फिक्स वेवलेंथ के या किसी भी तरह के रेस को अगर आप पर्दे पे कर्टेन पे उतारते हो ना, डार्क कर्टेन पे, तो एक स्पेक्ट्रम जैसा एक बैंड जैसा चीज दिखाई देता है, वो लाइट के वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसी स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेज एमिट कर रहा है ना, इनके 7th पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको उन्होंने एक पर्दे पे यानी कर्टेन पे उतार करके उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया, तो पाया कि बेटा वो जो स्पेक्ट्रम था ना वो कॉन्टिन्यूअस था। वो स्पेक्ट्रम कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। अब तुम मुझे बताओ, चलो आओ देखते हैं, बताओ जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल का एनर्जी मान लो E1 है बेटा, सेकंड वाले का E2 है, ठीक है, थर्ड वाले का बेटा E3 है, फोर्थ वाले का बेटा E4 है, और फिफ्थ वाले का बेटा E5 है। चलो तुम ही लोग बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो जो सबसे ऊपर है सर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे लूज हो रहा है बेटा एनर्जी घट रही है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो ऐसे में तो सर E1 विल बी ग्रेटर देन E2 एंड E2 विल बी ग्रेटर देन सर E3 एंड E3 विल बी ग्रेटर देन E4 एंड E4 विल बी ग्रेटर देन E5। डन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे बेटा एनर्जी घट रही है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की होगी। अब आप मुझे बताओ बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेज है, उनका एनर्जी देखो अलग अलग है ना, इनका एनर्जी अलग अलग है। अब आप मुझे बताओ अगर इनके रेजेस की एनर्जी अलग अलग होंगी तो उनके स्पेक्ट्रम जो बनेंगे कर्टेन वो भी अलग अलग बनेंगे। भाई अगर एनर्जी का इंटेंसिटी अलग अलग है, एनर्जी का फॉर्मेट अलग अलग है, एनर्जी का जो क्वांटिटी वो अलग अलग है, तो स्पेक्ट्रम एक जैसा कैसा बन जाएगा? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता ना तो मोबाइल और DSLR में कोई फर्क ही नहीं रहता। तो इसका सीधा मतलब है भैया कि ऐसा है कि एनर्जी अलग अलग है। तो ये श्योर इन शॉर्ट है कि अगर एनर्जी बेटा अलग अलग है तो स्पेक्ट्रम तो कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं ना, वैसे साइंटिस्टों ने भी उठाया था वहां पे। और ये 3 झूठ बोलने, 3 ड्रॉबैक होने के बाद रदरफोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। जैसे रदरफोर्ड स्टेटमेंट दे रहा, दूसरे लोग उसको मेरे जैसा एक्सप्लेनेशन दे रहे कि ऐसे कैसे, ये तो ऐसे हो सकता है। फिर तो रदरफोर्ड ने हाथ खड़े कर दिया और रदरफोर्ड ने लास्ट में मान लिया कि हाँ भाई गलती हो गई, हमको इलेक्ट्रॉन नहीं पता। और जैसे ही रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं पता, काम खत्म। रदरफोर्ड का मॉडल वहीं पे बेटा दी एंड हो गया। ये बस रदरफोर्ड का मॉडल एक चीज के लिए जाना जाने लगा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बताया था और ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, बस बाकी सब दी एंड, खत्म। तो ये था बेटा हमारा पूरा रदरफोर्ड का प्रॉपर मॉडल।
आई होप इट इज क्लियर। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए वो मैं एक्सपेरिमेंट के समय बताता ही रहा हूं आपको, कि हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होने के बाद भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो मेरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा पूरी वीडियो में। डन है यहां तक। रदरफोर्ड मॉडल बेटा फेल हो गया, आपको समझ में आ गया। और रदरफोर्ड क्यों फेमस है, तो ओनली फॉर द न्यूक्लियस डिस्कवरी। ओके, और नाउ इट इज क्लियर दैट कि एटम का पूरा मास बेटा न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर चक्कर लगाते हैं इन सर्कुलर पाथ। अभी तक तो ऐसा ही लगता है। और ये सर्कुलर पाथ में क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा जो प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करता है, जो उसको सर्कुलर मोशन के लिए बाउंड करता है। ऐसा अभी तक हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। लेकिन हम जानते हैं कि ये बेटा तीनों स्टेटमेंट इनके रॉन्ग थे, क्योंकि प्रूफ नहीं कर पाए किसी चीज को। खैर 7th और 8th तो खैर बकवास था, ये तो फिर भी प्रूफ होने वाली चीज है ना, मैथमेटिकल चीज है। लेकिन ये 7th और 8th पॉइंट तो बिल्कुल ही बकवास था। इससे प्रूफ होता है कि रदरफोर्ड को बेटा इलेक्ट्रॉन का नॉलेज नहीं था। डन। तो सर अब क्या होगा, तो देखो ऐसा है, साइंस का मतलब मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था ना अपने आधार लेक्चर 1 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि भैया वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बैठा रहता है। बेटा गलती हो खाली बस तुमसे गलती हो कि तुमको नीचे दिखा के मैं बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। ये है बेटा साइंस, और इसी इंस्पिरेशन की वजह से साइंस इतना आगे तक आया है, और यही आप लोग को भी डेवलप करना चाहिए। तो आप लोग क्यों जलते हो एक दूसरे से, अबे यार उसके इंस्टा पे इतने फॉलोअर है, मेरे इतने फॉलोअर हैं, अरे यार वो ऐसे कपड़े पहनता, मैं ऐसे पहन, और उसके पास एप्पल है, मेरे पास सैमसंग है, भाई उसके पास स्पोर्ट्स बाइक है, मेरे तो स्कूटी से घूमता हूँ। तुम लोगों में जेलसी ये है, इसलिए छोटी सोच होने की वजह से इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मैटर करता है। देखो ना साइंटिस्ट कैसे हैं, एक दूसरे जल रहे हैं, इसलिए नहीं को कपड़े कैसे पहन रहा है ना, इसलिए कि यार वो ऐसे कैसे कर ले रहा है, और दूसरा साइंटिस्ट लगा हुआ है बेटा तू बस खाली गिर तो कहीं पर, फिर मैं बताता हूँ तेरे को। ये था बेटा साइंस। आया मजा? ऐसा अगर जिस दिन थॉट रखोगे ना, मजा आएगा तुझे पढ़ने में। ठीक है, चलो नाउ वी कैन मूव फर्दर। तो बच्चों ध्यान देना है, ड्रॉबैक क्लियर हो गए रदरफोर्ड के। अब क्वेश्चन सर इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताएगा, तो उतनी ही भीड़ में से एक बंदा हाथ खड़ा करता, मैं। KGF देखी है, समझ रहे हो समझ रहे हो ना, मतलब मैं। तो कौन था वो, तो वो बंदा था बेटा बोर एंड बरी। ये आए थे बेटा 1909 में, 1909 1898 में बेटा रदरफोर्ड का मॉडल रॉन्ग हुआ, और उसी दौरान रिसर्च चलता रहा। किसी ने ये नहीं बोला कि क्या हो सकता है, लेकिन नील्स बोर एंड नील्स बरी दो भाई लग गए बेटा एक्सपेरिमेंट में। उनको लगा कि रदरफोर्ड को अगर नीचे दिखा दिया, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए, अगर हम इलेक्ट्रॉन बता दे तो हमारा मॉडल रदरफोर्ड और डॉल्टन से भी बहुत ऊपर माना जाएगा। तो 1909 में बेटा दो साइंटिस्ट आते, दोनों भाई थे, एक था नील्स बोर एंड दूसरा था नील्स बरी। ये दोनों ब्रदर थे। अब इन दोनों ने लगाया कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसर्च करेंगे। तो 1819 से लेकर 1909 तक रिसर्च करते रहो। 1909 में इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पब्लिश कर दिया कि मैं भाई ये सोचता हूं इलेक्ट्रॉन ऐसा होता होगा। तो इसीलिए बेटा इस मॉडल को किस नाम से जाना गया बेटा, बोर एंड बरी एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर एंड बरी ने अपना जब पब्लिश किया ना रिसर्च पेपर, तो 1909 आ चुका था। उस समय तक बेटा क्या था ना, IUPAC स्टेबल हो चुका था। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहां पर ये होता है कि वर्ल्ड लेवल के सारे साइंटिस्ट जो भी नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहीं पर वो जस्टिफिकेशन होता है वहां पर उनका, और वो रिसर्च में जब ये प्रूफ होता है कि हाँ इस बंदे ने जो बताया वो सही है, तब वो दुनिया भर की किताबों में पब्लिश होता है। ठीक है, तो 1999 में बेटा IUPAC आ चुका था। उस समय तो नॉर्मल साइंटिस्ट इकट्ठा होकर, जैसे नहीं खेत में हमारे ताऊ लोग, चाचा नाना दादा दादी इकट्ठा होकर के बतियाते हैं, अपना मीटिंग करते हैं गांव में, उस समय वैसे साइंटिस्ट बैठ करके एक जगह ऐसा ही करते थे, डिस्कशन करते थे कि सही है कि गलत है। ठीक है, लेकिन बेटा अब ये थोड़ा सा इंप्रोवाइज हो गया। 1999 में एक संगठन बना दिया केमिस्ट्री वालों ने मिलकर के, कि वर्ल्ड लेवल के सारे केमिस्ट्री के डिस्कशन यहीं पर होंगे। ठीक है, सो IUPAC बेटा जस्टिफाइड हो गया। तो नील्स बोर एंड बरी के लिए अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा था, उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने थे, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे वर्ल्ड लेवल से, वहाँ फाइट करना पड़ेगा। तो बोर एंड बरी ने अपना जब रिसर्च पब्लिश किया, तो बोर बरी ने अपने रिसर्च में बहुत सारे बात उन साइंटिस्टों के सामने बताना शुरू किया। मानो कि मैं बोर एंड बरी हूँ और आप सभी लोग बेटा वो साइंटिस्ट हो, और हमें यहाँ पर क्रॉस चेक करने के लिए बैठे हो। ठीक है, और मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा, बोर्ड लगा रखा, और मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, देखना मैं बोर बरी बन के आपको कैसे बता रहा हूँ। तो साइंटिस्टों ने बोला कि हाँ भाई बता, तुम तो रदरफोर्ड को गलत करने आए, तो रदरफोर्ड को तो इलेक्ट्रॉन का नॉलेज नहीं था, तुझे पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होता? तो बोर बरी बोला यस पता है, बताओ कहाँ। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, हियर एंड देयर, कहाँ पता नहीं,
इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमता है क्योंकि माइनस चार्ज का, न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव है तो बाहर ही घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन कहां, यहां वहां नहीं। ये देखो क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम फिक्स्ड एनर्जी लेवल, in some fixed energy level circular orbit known as shell। ये देखिए बेटा, इसीलिए पता है ऑर्बिट और शेल एक ही माने जाते हैं, ऑर्बिटल नहीं बेटा, ऑर्बिटल अलग चीज है, ऑर्बिट और शेल एक ही माने जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, तो ठीक है, घूमता तो सर्कुलर पाथ में ही है, घूमता तो सर्कुलर पाथ में ही है जैसा रदरफोर्ड ने बोला, लेकिन हर जगह नहीं घूमता। इन सम फिक्स्ड एनर्जी लेवल, सम फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ध्यान दीजिएगा, इन सम फिक्स्ड एनर्जी लेवल, उन पर्टिकुलर जगहों पर घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है जहां का एनर्जी लेवल फिक्स होता है। और बेटा अगर एनर्जी लेवल फिक्स हो गया ना वहां पे, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि इन्होंने रदरफोर्ड के 2 पॉइंट को एक साथ टारगेट किया, ठीक है। तो एनर्जी लेवल फिक्स हो गया, उसको बेटा इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट या फिर शेल। अब टारगेट कैसे फिक्स हो गया बताओ। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जब घूमता तो सर्कुलर पाथ में घूमता, कहां घूमता पता नहीं, इन्होंने बोला बेटा शेल में घूमता। लो, रदरफोर्ड का पहला पॉइंट इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक, शेल नाम का एक वर्ड नया आ गया। दूसरा, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता तो एनर्जी रिलीज करते ही, बोलता बकवास कर रहे हो, ये जहां घूमते हैं इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लेवल फिक्स होता, तो एनर्जी ना तो रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, तो भैया रिलीज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रदरफोर्ड का सेकंड पॉइंट उड़ा दिया। तीसरा, कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम बना, एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम बना तो कॉन्टिन्यूअस है, बोलता भैया स्पेक्ट्रम तो तुम तब बनाओगे ना जब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी तो तब रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे जंप करेगा, नहीं तो जब तक एक शेल में है ना उसका एनर्जी फिक्स रहने वाला है। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम बेटा भूल जाओ। तो एक स्टेटमेंट ऑफ बोर एंड बरी और रदरफोर्ड के तीनों स्टेटमेंट खत्म। अब सोचो ये कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, एक बार में रदरफोर्ड को पूरी तरह से चारों तरफ से खत्म कर दिया। और ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये बंदा नया नाम लेके आया तो ये बंदा पूरा डिटेल बताएगा, और इस तरह से रदरफोर्ड को लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक। सो ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब इनसे क्वेश्चन पूछा रहे IUPAC में, यार तू बता रहा है कि एनर्जी लेवल फिक्स होता है, चल तेरी बात मान लेते हैं, वो तो तुम बताओगे ही कि अगर एनर्जी लेवल फिक्स है तो एनर्जी है कितना, किसी भी शेल का एनर्जी लेवल क्या है। लेकिन जो तू शेल बोल रहा है या ऑर्बिट बोल रहा है, ये क्या होता है यार, ये नई चीज लेके आ रहा है। बोला हाँ, जो भी सर्कुलर पाथ होता है ना जिसका एनर्जी लेवल फिक्स होगा सब शेल होगा। तो मतलब समझ में नहीं आया, बताओ। तो इसने बोला बेटा कि देखो अगर ये न्यूक्लियस है तो बेटा ऐसे सर्कुलर पाथ बना सकते हो तुमने देखा तो है नहीं, तो ऐसे बना सकते हो। तो बेटा इन्हीं ना सर्कुलर पाथ को इन्होंने बोला शेल। तो इन्होंने इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन को दिखाना शुरू किया था। तो यही है तुम्हारे शेल्स, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें ये सब शेल्स हैं, ये बोरबरी ने बताया। और उन्होंने बोला कि शेल्स आर, देखो यहां पर स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं, शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से देखिएगा, शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब K L M N O P Q चलता रहेगा। तो इनका दूसरा स्टेटमेंट बेटा ये था, इनसे पूछा शेल क्या है, तो बोला वही तो है जो सर्कुलर पाथ मैंने बताया है। और एक शेल नहीं होते, कई होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग वे में घूम सकते हैं कहीं पर भी। तो उन शेल्स को लिखने का तरीका इन्होंने बताया कि KLMN से रिप्रेजेंट कर दो। उस समय इसलिए इन्होंने KLMN बोला था बेटा क्योंकि KLMN उस समय इस नाम से कोई एलिमेंट नहीं आया था। तो इससे क्या होगा कि नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। बाद में पता चला कि बेटा K से पोटेशियम होता है, तो अब कंफ्यूजन होता है ना। अब केमिस्ट्री में अचानक से तुम कहीं K लिख दो, तो अगर केमिस्ट्री सामने वाला जानता हो तो बोलेगा पोटेशियम है, लेकिन उसको क्या पता कि तुम शेल बता रहे हो। तो अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लेकिन उस समय तक बेटा पोटेशियम नहीं आया था, इसलिए चला ये सब चीज, ठीक है। सो KLMN से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। तो इनके अकॉर्डिंग शेल्स क्या होते हैं, तो बेटा शेल्स जो होते हैं सर्कुलर पाथ को बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली घूम रही है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रही है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो दीज आर द बेटा शेल्स, ये शेल्स हैं। और शेल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, KLMN से। और इन्होंने एक चीज बोला, शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN एंड
contain maximum 2n square electrons where n belongs to shell, where n belongs to shell। किसी भी बेटा शेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और n को क्या बिलोंग करता है, n किसको बताता है, शेल को बताता है। मतलब अगर आपको यह पता करना है कि किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है तो आप n की वैल्यू रख दो। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 आ जाएगा, 3 आएगा 3 रखोगे, ऐसे होगा बेटा। मतलब कहने का कि अगर मान लो ये 2n स्क्वायर है तो मुझे k शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, तो k तो पहला शेल है ना, तो 2 1 का स्क्वायर n यानी शेल 1, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। l में बेटा 2 का स्क्वायर तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बेटा m में 2 थर्ड शेल है बेटा, तो 3 का स्क्वायर तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बेटा n में 4th शेल है बेटा, तो 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड सो ऑन। ये लीजिए, तो हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, उसकी कैपेसिटी तक इन्होंने बता डाला था। तो शेल दिखता कैसा है, सर्कुलर दिखता है। एनर्जी लेवल कैसा होता है, फिक्स होता है। हर शेल के नाम कैसे रखते हैं कि एलिमेंट जैसे रखते हैं। हर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इतने इतने होते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ यार। कौन बंदा इस पे क्वेश्चन उठा देगा। अब इसके आगे क्या होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसके आगे क्या होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल बोरबरी वर्सेस रदरफोर्ड में बेटा जीता कौन, बोर एंड बरी। डन। सो आज का ये लेक्चर हमारा ये था और आई होप कि आपने बड़ा मजा लिया होगा। और भी बिलीव मानिए कि अगर आप लेक्चर को पूरा देखते हो ना, मजा आ जाएगा। मूवी से बेटर आपको कुछ नहीं लगेगा। ये पूरा मूवी जैसा ही मैं बनाता हूँ। हर एक चीज को बिल्कुल डेप्थ एनालाइज करा के बताता हूँ कि कैसे, क्यों, कहाँ, कब। ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट क्लास, आधार लेक्चर 3, कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट नंबर 2 ऑफ द बोर एंड बरी, कि बोर एंड बरी में और नई नई बातें क्या थी। ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करते रहें और लगातार बेटा पढ़ते रहें मन लगा कर। थैंक यू सो मच।